नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 वीडियो बना चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको ग्रामीण बस्तियों के बारे में बताया है, उनके आकार, उनके प्रकार, उनका वर्गीकरण, उनकी विशेषताएं बताई हैं मैंने आपको। दूसरी पार्ट में मैंने आपको नगरीय बस्तियों के बारे में बताया है, उनके आकार, उनके प्रकार, उनका वर्गीकरण, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सी बस्तियाँ नगरीय बस्तियाँ हैं। तीसरी वीडियो यानी कि इस पार्ट में मैं आपको ग्रामीण बस्ती और ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों की समस्याओं के बारे में बताऊंगा कि नगरीय बस्तियों की क्या समस्याएं हैं और ग्रामीण बस्तियों की क्या समस्याएं हैं। तो 2 क्वेश्चन पे चर्चा इसमें होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं का मतलब ये है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, किसी भी देश में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनकी मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, किन किन समस्याओं को वो अनुभव करते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों का मतलब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से है, जो इस कारण वहाँ है क्योंकि वो एक ग्रामीण बस्तियां हैं। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर आप देखें राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, या आप देखें पर्वतीय क्षेत्रों में, या आप देखें बुंदेलखंड या लातूर, महाराष्ट्र के लातूर और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जिले में, तो आप देख पाएंगे क्या कि वहाँ की जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके पास पानी की सुविधाएं ही नहीं है। पानी की सुविधाएं नहीं है, उनको पानी प्राप्त करने के लिए, पानी पीने का पानी इस्तेमाल लाने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए उनको 10-10 किलोमीटर दूर, 12-12 किलोमीटर दूर चलकर पैदल जाना होता है। तो विकासशील देशों की जो गांव के इलाकों, ग्रामीण बस्तियों की जो एक महत्वपूर्ण समस्या है वो ये है कि जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती है। पर्वतीय और शुष्क क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र मतलब पहाड़ों पे, ये शुष्क क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र हैं, जैसे मैंने आपको राजस्थान का बताया, मैंने आपको बुंदेलखंड का बताया, इन क्षेत्रों के जो निवासी होते हैं वो पेयजल को पाने के लिए, उनको ढूंढने के लिए या उसको लाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मैंने आपको ये बताया। तो एक ये हो सकता है आपका सबसे पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या है कि जल से जो बीमारियां होती हैं, गंदे जल से या जल के इकट्ठा होने से या जल में किसी प्रकार का दूषित प्रदूषण पाने से लोगों को काफ़ी बीमारी होती है गांव के क्षेत्रों में, जैसे हैजा है, जैसे पीलिया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जल की आपूर्ति होती नहीं है, तो एक ही आसपास के इलाके में जो पानी मिल जाता है, चाहे वो साफ हो या ना हो, उसी का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। तो वहाँ पे जो है बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जो जल से बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हैजा है जैसे कि पीलिया है। तो ये सब गाँव में बहुत आम समस्या हैं, ये बहुत ज़्यादा होती है गाँव में ये बीमारियाँ। एक ये समस्या हो सकती है। तीसरा ये हो सकती है कि आप देखेंगे कि हमारे देश के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे बाढ़ की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। मतलब बाढ़ की समस्याएं भी हैं, मतलब अतिरिक्त पानी की वजह से बाढ़ आ जाता है, पूरा गांव बह जाता है, गांव में पानी भर जाता है, 1-1 महीने तक बाढ़ रहता है। और कुछ ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ सूखा भी पड़ता है। महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो है 12 महीने में से 8 महीने तो वहाँ पे सूखा पड़ा रहता है। ऐसे कर्नाटक के कई इलाके जहाँ सूखा पड़ता है, तो ये गुजरात के कई इलाके हैं जहाँ सूखा पड़ता है। तो आप देख पाएंगे क्या कि ग्रामीण बस्तियों की समस्या क्या है, दोनों प्रकार की समस्या है, बाढ़ भी आ जाती है और सूखा भी पड़ता है। ठीक, तो एक तो ये कारण है। अब होता क्या है कि मान लीजिए बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आता है तो पूरे फसल को बर्बाद कर देता है, पूरा फसल बहा ले जाता है, और अगर सूखा पड़ गया तो आपकी फसल ही नहीं पैदा होगी। तो आप देखिए कि किस तरह से गांव के इलाकों के जीविका पे और फसल पे, इन सब कामों पे जो है कितना बुरा प्रभाव पड़ता है इस वजह से। क्यों? क्योंकि सिंचाई की सुविधा है नहीं। जो हमारे यहाँ की खेती है वो पूरी तरह से क्या है, कृषि के ऊपर निर्भर, वर्षा के ऊपर निर्भर है। यानी कि अगर बारिश हुई, मानसून अच्छा हुआ, बारिश हुई तो फसल अच्छी हो गई, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो गई। तो सिंचाई की सुविधा कम होने के कारण कृषि पर प्रभाव पड़ता है, फसल बर्बाद हो जाती है। एक ये भी समस्या है। चौथी समस्या ये है क्योंकि गांव के अंदर कच्चे मकान होते हैं, क्योंकि गांव के जो मकान होते हैं, घर जो होते हैं गांव के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वो मिट्टी के बने होते हैं, लकड़ियों के बने होते हैं, छप्पर के होते हैं, टीन का बना होता है। तो जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ वगैरह आता है या भूकंप वगैरह आता है, तो ऐसे समय पे क्या होता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, घर टूट जाता है, बिखर जाता है, बह जाता है, और फिर उन्हें जो है उसका मेंटेनेंस करने के लिए उनका बहुत ज़्यादा खर्च आता है, रख रखाव पर खर्च आता है।
और आपको पता ही है कि हमारे देश में हर साल बाढ़ आती है, तो उन बेचारों को हर साल अपने घर पे पैसा लगाना पड़ता है। तो आप समझिए कि जो गरीब लोग हैं उनको दोबारा अपना घर बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। तो ये समस्याएं भी एक जो है बहुत बड़ी समस्या है और इस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकारों को। कच्ची पांच, ये तो चौथा हो गया आपका, ये तीसरा हो गया आपका, ये आपका चौथा हो गया। पांचवी समस्या क्या है? पांचवी समस्या भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गांव वगैरह इलाकों में आप देखेंगे पाएंगे क्या कि गांव की तो सड़कें जो है वो कच्ची होती हैं, वहां आधुनिक संचार के साधन होते नहीं है, परिवहन के साधन विकसित होते नहीं है, और जब बाढ़ आ जाती है या जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो कच्ची सड़कें होती हैं वो डूब जाती हैं, वो एक तरह से आप कहिए कि बह जाती है ना, सड़कें दिखती ही नहीं है, कीचड़ रहता है, तो यातायात का कोई साधन नहीं होता है, एक गांव से दूसरे गांव में जाने तक का जो है रास्ता नहीं होता है, संपर्क टूट जाता है। ऐसी स्थिति में जरा सोचिए किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो कैसे आप पहुंचाएंगे? तो यानी कि आपातकालीन जो सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, आपातकालीन समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं सुविधाएं। आपातकालीन सुविधाएं यहां आपको लिखना चाहिए क्या, ये आपातकालीन सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं होती है। एक ये समस्या है बहुत ज़्यादा कि संपर्क टूट जाता है बारिश के महीने में, वर्षा ऋतु में। छठा और आखिरी समस्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये पांचवी हो गई। छठी समस्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई देखो, गांव, हमारे देश में जो गांव है वहां पे लगभग हमारे देश के 70% आबादी रहती है। हमारे देश की 70% आबादी, आप लगभग मान लीजिए कि हमारे देश में लगभग 80 से 85 करोड़ जनता ऐसी है जो गांव में रह रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या को आपने गांव में रखा हुआ है और इतनी बड़ी जनसंख्या जो है समस्याओं को झेल रही है। ना सिर्फ समस्याओं को झेल रही है बल्कि ना तो उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी, ना तो अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना तो अच्छे स्कूल हैं। तो इतनी बड़ी आबादी को आपने क्या किया है, सुविधाओं से वो दूर है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की कि वहाँ बड़ी आबादी होने के बावजूद इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। तो आप विकास कैसे करेंगे? बहुत गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षा नहीं मिल पाती है, समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। तो ये एक समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो 6 नंबर में आप, ये 6 नंबर को तो खैर आता नहीं है, 5 नंबर में आप इस 6 में से 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं अपने आंसर में जब आपको ग्रामीण बस्तियां पूछी जाए तो। अब दूसरा टॉपिक इसमें आ जाता है क्या, नगरीय बस्तियों की समस्याएं। नगरीय बस्तियों की समस्याएं बहुत आप इससे रिलेट भी कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आप लोग में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो नगरों में ही रहते होंगे। आपने देखा होगा कि आपके शहर के आसपास, कोई भी एक बड़ा शहर हो, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मुंबई हो, शहर के आसपास एक बड़ी या छोटी या कई सारी झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण हो जाता है। हम इसे कहते हैं गंदी बस्ती या मलिन बस्ती। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ गंदे लोग रहते हैं या खराब लोग रहते हैं, वो हम उनकी व्यवस्था और सुविधाओं के ऊपर उनको कह रहे हैं। कि आप देखिए कि झुग्गी झोपड़ियों या गंदी बस्तियों या मलिन बस्तियों में आपको पता ही है कि वहाँ सुविधाएं तो होती नहीं है, ना पानी की सुविधा होती है, ना जल की सुविधा नहीं होती, बिजली की सुविधा नहीं होती, और साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं होती है। तो ऐसे में वहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विकासशील देशों में अधिकतर जो शहर हैं वो अनियोजित हैं, वो प्लान करके बनाए गए नहीं है, वो अनप्लैन्ड है, वो योजना के तहत नहीं बनाए गए। तो बस क्या हुआ, दिल्ली बसा दिया गया। जब दिल्ली में लोग रोजगार के लिए दूर दूर से आने लगे, गाँव से आने लगे, तो उनके पास तो घर ही नहीं था। जब उनके पास घर नहीं था तो फिर वो फुटपाथ पे रहने लगे, फ्लाईओवर के नीचे रहने लगे, और बगल में जो है उन्होंने झुग्गी बस्तियों का निर्माण कर लिया। तो इसमें जो, इससे क्या होता है कि कई सारी जो असुविधाएं हैं वो पैदा हो जाती हैं और लोगों को गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। तो सबसे पहली समस्या ये है, क्या है, कि जो विकासशील देश हैं उसके अधिकतर शहर अनियोजित हैं, जिस कारण प्रवास से अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। आवास की कमी के कारण गंदी बस्ती व मलिन बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती और बिजली पानी की समस्या बनी रहती है। आप इसे लिख सकते हैं। ये तो एक समस्या हो गई है ना। अब मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी समस्याएं जो मुख्य समस्याएं हैं। वो भी मुख्य समस्या है लेकिन आप उसे लिख लें। आप 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता तो आप ये 3 लिखें, इंपॉर्टेंट है ये। आर्थिक समस्याएं। अब आर्थिक समस्या दूसरा नंबर पे मैंने लिखा है क्या, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या का मतलब क्या है, रोजगार से संबंधित है। ये किससे संबंधित होगा, रोजगार से। मतलब ये कि आपको ये पता है कि गांव में तो रोजगार की सुविधा है नहीं, कृषि में लोग लगे रहते हैं। अब कृषि भी जो है सारे साल चलती नहीं है। आपने बुआई की,
अब आपको इंतज़ार करना है फसल के उगने का, फिर आप उसकी कटाई करेंगे और इन सब चीज़ों में 3 महीना लग जाता है। तो बीच का जो 3 महीना होता है उसमें किसान जो है अधिकतर समय खाली बैठता है। तो फिर वो सोचता है कि मैं शहर जाता हूँ, वहाँ कुछ काम कर लूँगा, कुछ कमा लूँगा। तो ऐसे में क्या होता है, गाँव से लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है शहर की तरफ आते हैं रोज़गार की तलाश में। अब रोज़गार की तलाश में आ तो जाते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि भाई उनको तो कुछ काम आता नहीं है, ना वो डॉक्टर है, ना वो इंजीनियर है, ना वो वकील है ना, तो उनको काम नहीं मिल पाता, वो अकुशल हैं। तो फैक्ट्रियों में तो वैसे ही काम नहीं है, शहरों में पहले से बेरोजगारी है, रोजगार की कमी है। तो जब वो लोग गांव से शहर आ जाते हैं तो और बेरोजगारी बढ़ा देते हैं और जनसंख्या भी बढ़ जाती है शहर की। तो जनसंख्या का बढ़ना और बेरोजगारी का बढ़ना, ये जो है एक बड़ी आर्थिक समस्या है शहरों के लिए। तो मैंने लिख रखा है क्या, आर्थिक समस्या में क्या लिखा है, अधिकतर देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के में रोजगार के घटते अवसरों के कारण लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं, जिस कारण नगरों में अकुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। अकुशल श्रमिकों की मतलब क्या है कि उनको कुछ काम नहीं आता खेती के अलावा, तो वो शहर में करेंगे क्या। फिर वही बात है कि फिर वो रिक्शा चलाते हैं, फिर वो सब्जी बेचते हैं, इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं वो लोग। जबकि शहर में पहले से रोजगार की कमी है, यानी कि बेरोजगारी है और जनसंख्या चरम पर होती है। तो ये एक आर्थिक समस्या है। तीसरे में आप लिख सकते हैं नगरीय बस्तियों की समस्या को, तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं क्या, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या। तो आर्थिक समस्या आपने लिख दी, फिर आप लिखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या। अब ये सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या क्या है, का मतलब क्या है कि समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है नगरीय बस्तियों में किस असुविधा के कारण, समस्याओं के कारण। देखिए होता क्या है कि गांव, मैंने आपको बताया कि गांव से लोग आते हैं शहर की तरफ आते हैं काम ढूंढने के लिए। अब वो रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कि भाई जाना कहाँ है, भाई काम क्या करना है, कुछ काम किसी को जानते नहीं है, काम क्या करें। तो जब उन्हें काम नहीं मिलता तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए। फिर वो क्या करते हैं, छीना छानी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, नशा करने लग जाते हैं, अपराध को बढ़ावा देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गांव से जितने लोग आते हैं सब ये काम करते हैं, मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के बाहर कितने जो है लोग नशा करते हुए पाए जाते हैं, और आप उनकी हालत देख के आपको पता चल जाता है कि रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा जो है पॉकेट मारते हैं, या बस स्टैंड वगैरह के पास। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि गाँव से लोग आते तो हैं शहर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं बहुत ज़्यादा महंगी हैं, ना वो शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, ना वो जो है पढ़ पाते हैं, ना उनको रोजगार मिल पाता है। तो इस कारण क्या होता है, शहरों में महंगी स्वास्थ्य एवं शिक्षा गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर है। रोजगार की कमी और शिक्षा का अभाव अपराध को बढ़ावा देता है। भाई रोजगार नहीं है उनके पास, ना वो पढ़ लिख सकते हैं, तो फिर वो अपराध को बढ़ावा देते हैं, चोरी चकारी वगैरह जैसे काम में लग जाते हैं, नशे में लग जाते हैं, और यही जो है समाज पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमने क्या लिखा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बड़ी संख्या में शहर आते हैं, इसलिए लिंग अनुपात प्रतिकूल हो जाता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि गांव से बड़ी मात्रा में जो है शहर की तरफ पुरुष आते हैं काम करने के लिए। अब होता क्या है कि शहर में पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या कम हो जाती है, तो प्रतिकूल लिंग अनुपात जो है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो ये भी एक समस्या है ना, सांस्कृतिक और सामाजिक, आपको मैंने पढ़ाया है जनसंख्या संगठन में। तो क्या होता है, शहर के अंदर पुरुषों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और महिलाओं की जनसंख्या कम हो जाती है। दूसरी तरफ गांव में क्या होता है, क्योंकि पुरुष सारे शहर की तरफ आ गए हैं, तो गांव में पुरुषों की संख्या कम हो जाती है और महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोनों तरफ क्या हो जाता है, लिंग अनुपात जो है वो विपरीत हो जाता है, लिंग अनुपात जो है अव्यवस्थित हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है। तो ये एक समस्या है, आपको तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं। चौथी और आखिरी समस्या, और इस चैप्टर को हम इसी पॉइंट पे खत्म करेंगे, इसी 3 वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तीसरी समस्या क्या है, तीसरी समस्या है पर्यावरण संबंधी समस्या, यानी कि पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है नगरीय बस्तियों की समस्याओं के कारण। क्या होता है इसका मतलब, देखिए फिर मैंने आपको वही बार बार बात आएगी कि क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है नगरों में, शहर में जनसंख्या बढ़ जाती है, तो अब उनके आप देखिए, अब आप जमीन भी कम होती है शहर में, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या बढ़ गई तो आपने जमीन खींच के बड़ी कर दी, दिल्ली शहर को खींच कर बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे आप। क्या करेंगे आप, फिर रहने के लिए उनके पास तो जगह रहेगी नहीं, तो आप बड़े बड़े बहुमंजिली मल्टी स्टोरी जो है बिल्डिंग बनाएंगे, 25-25 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे, 30-30 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे। अब एक क्षेत्र पे बन रहा है 25 मंजिल की बिल्डिंग, अब उतना सा जो क्षेत्र है उसके नीचे जो पानी है, भूमिगत जल है, वो किन लोगों के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लोगों के लिए है, लेकिन आपने इसके ऊपर बना लिया 25 मंजिल का बिल्डिंग और आपने बसा दिए वहां पर 10,000 लोग। तो पानी है 20 लोगों के लिए और आपने बसा दिए 10,000 लोग, तो क्या होगा, जल की
कमी हो जाएगी। तो आपको पता है अच्छे से कि शहरों में जल की कमी है। तो नगरों में विशाल जनसंख्या बड़ी मात्रा में जल का प्रयोग करती है, जिस कारण नगरों में जल की भारी कमी हो जाती है। ये मैंने आपको बताया। घरों में और उद्योगों में पारंपरिक ईंधनों का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि जो उद्योग होते हैं शहरों के अंदर वो कितना धुआं छोड़ते हैं, जिस कारण क्या हो जाता है, प्रदूषण में वृद्धि होती है। तो आपको पता ही होगा दिल्ली में जो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में कितना प्रदूषण होता है। दिवाली के में जो है प्रदूषण हो जाता है, उसके बाद कितना प्रदूषण रहता है 26 जनवरी तक कि बहुत प्रदूषण रहता है और पूरा शहर रुक जाता है और आंखों में जलन से मचने लग जाती है। तो यह होता क्या है इसका मतलब ये है कि समस्याएं जो हैं वो जो जनसंख्या की समस्या, जो वृद्धि समस्या है शहरों की तरफ, वो रोजगार पे तो असर पड़ती ही है, बेरोजगारी पे तो असर पड़ता ही है, समाज पे तो असर पड़ता ही है, पर्यावरण पे भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है और भूमिगत जल जो है उसमें कमी हो जाती है, पानी की किल्लत हो जाती है। अब लोगों के आवास के लिए जो है व्यवस्था करने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट के यानी कि सीमेंट के, कंक्रीट के बहुमंजिला ढांचा बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं। इसमें एक शब्द आता है, जब आप ये टॉपिक किताब में पढ़ेंगे तो आपको शब्द आएगा कि जो नगरों को ऊष्मदीप बना रहे हैं। ऊष्मदीप का मतलब क्या है भाई? मेरे सर कहते थे कि शहर जो है एकदम कंक्रीट की चादर बन चुके हैं। कंक्रीट की चादर का मतलब क्या है कि आप सड़क देखोगे बिल्कुल कंक्रीट का, आप घर देखोगे बिल्कुल कंक्रीट का, लोगों ने अपना जो है घर के आगे का इलाका भी कंक्रीट का कर दिया, यहाँ तक कि अब जो पार्क बन रहे हैं उनमें भी जो है पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप अभी होगा क्या इससे कि आपने पूरी कंक्रीट की चादर बिछा दी शहरों में। अब जब वर्षा होगी तो वो जमीन के अंदर पानी कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा, नालियों में बह के वो जो है सीवर में चला जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा नहीं। अब पानी तो आप बहुत ज्यादा निकाल रहे हो, पानी तो आप खत्म कर रहे हो, पानी पीने के लिए है नहीं, लेकिन आप पानी अंदर जाने भी नहीं दोगे क्योंकि आपने कंक्रीट की पूरी चादर बिछा दी। तो इससे क्या होता है, कंक्रीट का इस्तेमाल करने से ज्यादा करने से क्या होगा कि ऊष्म द्वीप बन रहे हैं, गर्म द्वीप है ना, जैसा कोई ऊष्म द्वीप होता है जहां पानी को बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, या रेगिस्तान बन रहे हैं। इस तरह आप इसको समझ सकते हैं कि कंक्रीट की बहुमंजिला इमारत के कारण, कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनाने के कारण, कंक्रीट के ढांचा बनाने के कारण जो शहर है वो ऊष्म द्वीप बन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपने लिखा भी होगा। मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, हर वीडियो में भी नहीं बोलता हूँ, आखिर में मैं बोल देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्य छात्रों तक भी इसे शेयर करें। सब्सक्राइबर बढ़ने से मेरा मनोबल बना रहेगा। अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जो अंदर जो इच्छा है इस ऐसी वीडियो बनाने की वो जीवित रहेगी और इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।